प्रिय मित्रों, आज हम निषाद आरक्षण आंदोलन पर चर्चा करेंगे। साथियों, निषाद आरक्षण आंदोलन ये कोई नया आंदोलन नहीं है। ये आज़ादी से पूर्व का आंदोलन है। राय साहब बाबू रामचरण निषाद, जो हाईकोर्ट के बड़े अच्छे वकील थे, बड़े नामी वकील थे, गरीबों की मदद किया करते थे, इनकी बड़ी ख्याति थी, जिन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राय साहब की उपाधि भी दी थी और इन्हें अनुसूचित जाति कोटे से संयुक्त प्रांत में एमएलसी भी मनोनीत की थी। जब साइमन कमीशन 1928 में भारत आया तो उस समय बाबू रामचरण निषाद जी, जो अनुसूचित जाति कोटे से, उस समय अनुसूचित जाति शब्द नहीं था, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट हम सबको डिप्रेस के नाम से जानती थी। डिप्रेस का मतलब जो दबाया गया हो, सताया गया हो, कुचला गया हो। तो हम जितनी भी जातियां दबाई गई थी, सताई गई थी, कुचली गई थी, सबको अंग्रेजों ने डिप्रेस शब्द दिया। उसी डिप्रेस क्लास के कोटे के तहत बम्बई से डॉक्टर अंबेडकर को एमएलसी मनोनीत किया गया था और यूपी से राय साहब बाबू रामचरण निषाद को। साइमन कमीशन के सामने 1928 में और लोथियन कमेटी के सामने 1932 में अनुसूचित जाति से मनोनीत होने के नाते राय साहब बाबू रामचरण निषाद, जितने भी उस समय के डिप्रेस क्लास के लोग थे, सबको आरक्षण दिलाने के लिए, सबको वो जो पहले से मिल रहा था वो बरकरार रहे। अपने दोनों ज्ञापनों में राय साहब बाबू रामचरण निषाद ने बढ़िया चित्रण किया है। आप उनके ज्ञापन को पढ़ेंगे तो उनके में और बाबा साहब में आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। साथियों, दुर्भाग्य 7 जनवरी 1938 को उनकी हत्या हो जाती है। हम लोगों के बीच राय साहब बाबू रामचरण निषाद नहीं रहते हैं, तो जो ये आरक्षण का आंदोलन था ये कुछ समय के लिए शांत पड़ जाता है। लेकिन राय साहब बाबू रामचरण निषाद संगठनकर्ता थे। इन्होंने आदि हिंदू महासभा का गठन किया था। उसके नीचे की कार्यकारिणी, चाहे वो आगरा के हों, चाहे बलिया के हों, चाहे लखनऊ के हों, वो आरक्षण की लड़ाई लड़ते रहे। कानपुर की कहार महासभा, इस तरह से आज़ादी के पूर्व भी निषाद वर्ग के लोग राय साहब रामचरण जी के बनाए हुए संगठन के माध्यम से पत्रक और ज्ञापन देते रहे। नतीजा ये हुआ कि जब देश आज़ाद हुआ तो हमें अनुसूचित जाति या जनजाति का दर्जा मिला। लेकिन दुर्भाग्य की बात, संविधान निर्माण प्रक्रिया में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं था। हमारा कोई प्रतिनिधि न होने की वजह से हमें अनुसूचित जाति की सूची में रखा तो गया, लेकिन हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया गया कि जैसे आप दिल्ली में अगर मल्ला अपने आप को कहते तो आपको अनुसूचित जाति की सुविधा मिलेगी, पश्चिम बंगाल में आप मल्ला कहते तो आपको अनुसूचित जाति की सुविधा मिलेगी, लेकिन अगर वहीं आप अपने को केवट कहेंगे तो आपको वो सुविधा नहीं मिलेगी। तमिलनाडु, उड़ीसा में अगर आप अपने को केवट कहते हैं तो आपको अनुसूचित जाति का दर्जा मिलेगा, सुविधा मिलेगी। अगर आप अपने को मल्लाह कहते हैं तो आपको सुविधा नहीं मिलेगी। ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी मझवार अगर आप कहेंगे तो आपको अनुसूचित जाति की सुविधा मिलेगी, अपने को मल्लाह केवट कहेंगे तो आपको अनुसूचित जाति की सुविधा नहीं मिलेगी। साथियों, हमारे जो पुरखा या हमारे जो हमसे जो पहले के लोग थे, उनको ये पता था कि इस उत्तर प्रदेश में मझवार हम ही हैं। तो जब भी SC ST की जनगणना होती थी तो हमारे लोग, कुछ लोग SC ST की जनगणना में अपने को मझवार लिखवाते थे और उसी प्रमाण पत्र पर लाखों लोग नौकरी कर चुके हैं या कर रहे हैं। निषाद वर्ग की एक उपजाति कहार, जो अपने को गोड़ कहकर, गोड़िया कहकर लाखों लोग उससे भी नौकरी कर रहे हैं या कर चुके हैं।
2014 के लोकसभा चुनाव में मछली शहर जौनपुर सुरक्षित सीट से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर रामचरित्र निषाद जी चुनाव लड़ते हैं, सांसद बनते हैं, जबकि वो रहने वाले उत्तर प्रदेश के। दिल्ली से वो मल्ला प्रमाण पत्र ला करके और सुरक्षित सीट से जीतकर सदन में बैठते हैं। 5 साल वो सदन में रहते हैं। हम सबको तो पता है कि उत्तर प्रदेश में मल्लाह अनुसूचित जात में नहीं है, दिल्ली में मल्लाह अनुसूचित जात में है, लेकिन शायद आदरणीय मोदी जी को ये बात पता नहीं थी और न है कि देश के किसी राज्य में मल्लाह अनुसूचित में है और किसी राज्य में ओबीसी में है। उन्हीं के सदन में बैठा एक व्यक्ति जो मल्लाह बिरादरी का होते हुए अनुसूचित जात सीट से आकर जीतता है और उनकी सदन की शोभा बढ़ाता है। तो मुझे तो लगता है कि हम निषाद वर्ग के लोगों के बारे में मोदी जी को ABCD कुछ भी पता नहीं है। वह कहने के लिए अपने मंच से कुछ भी कहते हैं, खाना खाते हैं या 2 बोल बोलते हैं, लेकिन वास्तविक जो सच्चाई है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मोदी जी को ABCD कुछ भी पता नहीं है। यदि पता होता तो 5 साल रामचरण जी उनकी सदन में रामचरित्र जी उनकी सदन में बैठकर उनकी शोभा बढ़ाते हैं, उनकी गिनती बढ़ाते हैं। एक बार भी वो पूछने भर के लिए नहीं हुए कि भाई रामचरित्र जी, हमें तो पता चला है कि मल्लाह केवट बिंद बिरादरी के लोग, ये लोग तो ओबीसी में उत्तर प्रदेश में हैं, फिर आप अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र कैसे बनवा लिए? तो शायद वो बताते, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है निषाद वर्ग के बारे में मोदी जी को जानने के लिए। 5 साल बीत गया, फिर निषाद समाज के लोग मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री फिर चुनने के लिए दोबारा 19 में भी प्रचंड बहुमत से उनकी सरकार बनवाते हैं। कि शायद उस बार नहीं पता चला मोदी जी को निषाद के बारे में, तो शायद इस बार पता चल जाए। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि 2 साल बीत गया, इस बार भी अभी तक मोदी जी को पता नहीं चल पाया है कि निषाद किस राज्य में अनुसूचित में है, किस राज्य में ओबीसी में है और किस राज्य में एसटी में है। साथियों, ये आंदोलन राय साहब बाबू रामचरण निषाद जी ने जो इस आंदोलन का दीपक जलाया था, वो दीपक जलते 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 इतना बड़ा हो गया कि आज वो आंदोलन इतना विकराल रूप पकड़ लिया है कि यदि नेता कोई कहता है कि नहीं हमें आरक्षण नहीं चाहिए, तो जनता उसको गाली डंडा लाठी लेकर दौड़ाती है कि हमें आरक्षण चाहिए। आज नेता पीछे हो गया है और निषाद वर्ग की जनता आगे हो गई है। आज निषाद वर्ग की जनता कह रही हमें आरक्षण चाहिए। निषाद इतना आंदोलित है। साथियों, मैं एक आंखों देखी सच्ची घटना आपको बताता हूं। मैं कई बार अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन के कार्यक्रमों में गया। पहली बार बलिदानी जत्था के रूप में गया। मैं मुख्य शिक्षक था, मेरे यहाँ विष्णु परिषद के लोग आए। मैं अपने गांव से 4 और लड़कों को लेकर के 5 लोग हम लोग बलिदानी जत्था में बलिदान होने के लिए अयोध्या गए। वहाँ मंदिरों में हमें खाना खिलाया जाता था, पूरे अयोध्या का दर्शन कराया जाता था, फिर मीटिंग होती थी, गले में माला पहना करके, और हमें बताया जाता था अयोध्या वासियों को कि ये लोग देश के कोने कोने से, जबकि हम लोग केवल 20 लोग गए थे पूरे देश से, जिसमें 4 और 1 हम 5 हमारे गांव से हम लोग थे। ये बलिदान होने के लिए आए हैं, राम जन्मभूमि के लिए बलिदान होने के लिए आए हैं। साथियों, ये घटना मैं निषाद आंदोलन का जो उग्र रूप हो गया है, मैं उससे इसकी तुलना करके आपको बताऊंगा कि जब कोई आंदोलन उग्र और नेताओं के हाथ से निकल जाता है तो उसकी गति क्या होती है। दोबारा फिर जब मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, परिंदा पर नहीं मार सकता, तब भी हम अपने यहाँ से लोगों को लेके जाने वाले थे। 1 महीना पहले हमें पुलिस पकड़ लेती है, उस बार हम नहीं जा पाते हैं। लेकिन 6 दिसंबर 92 को पुनः हम अयोध्या जाते हैं और वहाँ जो कार्यक्रम हो रहा था, नेताओं का भाषण हो रहा था, उसी दौरान कुछ लोग गुंबद पर चढ़ जाते हैं।
जय श्री राम के नारे लगाते हैं। नारा सुनकर हम सब लोग भी उधर ही देखने लगते हैं और चलने लगते हैं। जो मंच पर नेता थे, बड़े बड़े नेता थे, जो आंदोलन के अगुआ थे, इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। बहुत निवेदन करते हैं, करुणा भर भर के निवेदन करते हैं, रोने जैसी आवाज निकाल के निवेदन करते हैं कि नहीं आप उतर आओ, आप उतर आओ, आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन कार्यकर्ता, वो जो बाबरी मस्जिद का गुंबद था, उसके प्रति इतने दिन से वैमनस्यता उनके अंदर भरी जा रही थी, उनके अंदर बैठाई जा रही थी, इतना अंदर आक्रोश भर गया था कि वह आक्रोश इन बड़े नेताओं के मना करने पर भी शांत नहीं हुआ और गुंबद कारसेवक तोड़ने लगे। नतीजा यह हुआ कि 4 से 5 घंटे के अंदर आप कभी देखेंगे पुराना फोटो गुंबद का, लेकिन शाम होते होते एक भी ईंट का छोटा सा टुकड़ा भी वहां देखने को नहीं मिला। हमारा जो नेतृत्व कर रहे थे वकील साहब, उन्होंने कहा गोरख जी, अरे कुछ हम लोग भी प्रसाद ले ले। हमने कहा चलिए देखते हैं। जाने पर वहाँ कुछ भी मिला नहीं। अब आप विचार करिए कि इतने दिनों से जिस बात के लिए हमें उकसाया जा रहा था, हमें बार बार अयोध्या के बारे में बताया जा रहा था, नतीजा कि एक दिन ऐसा आया कि वही नेता मना कर रहा है कि गुंबद पर मत चढ़ो, गुंबद को मत तोड़ो, हमें शांति प्रिय तरीके से आंदोलन करना, हमें कुछ नहीं करना। लेकिन जनता एक नहीं सुनी और राम जन्मभूमि का जो विवाद था उसी दिन समाप्त हो गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि 1928 से लेकर के निषाद अंदर 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 इतना आक्रोशित हो रहा है कि वो आक्रोश आज व्यक्त करने का उसका समय आ गया है। जितनी भी सरकारें रही हैं निषादों के साथ, चाहे वो संविधान निर्माण की प्रक्रिया से लेकर के, और बड़ी उम्मीद थी निषादों को आदरणीय मोदी जी से कि मोदी जी पहली बार ऐसे मसीहा आए हैं कि जो सबकी सुनेंगे। निषाद, यदि कोई कहता था कि भाजपा को वोट नहीं देना है 14 में, निषाद के जो लोग हैं, अनपढ़ गंवार लोग, वो लड़ जाते थे, झगड़ा करते थे। कोई कुछ भी बन के आता था। निषाद 14 में भी वोट किया, 17 में भी वोट किया, 19 में भी वोट किया, सिर्फ इस उम्मीद से कि हमने सबको देखा, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, हमने सभी दलों को देखा और जिताया। लेकिन किसी ने हमारे इतने दिन के आंदोलन पर मलहम लगाने का काम नहीं किया। शायद मोदी जी मलहम लगावें, लेकिन जब मोदी जी को हमने देख लिया कि वो मलहम नहीं लगाएंगे, तो इस बार यदि कोई नेता कहता है कि नहीं भाजपा को वोट करो, तो वो अकेला हो जाएगा। जनता इतनी आगे निकल चुकी है। आज यह आंदोलन इतना विकराल रूप बन गया है कि जनता, निषाद की जनता बहुत ही आंदोलित है, और यह आंदोलन तभी जाकर रुकेगा जब इसे SC या ST का आरक्षण मिल जाएगा। यदि यह सरकार आरक्षण चुनाव से पूर्व, बहुत पूर्व, तत्काल आरक्षण देती है, तो निषाद पुनः फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकता है। वरना चाहे कितने भी निषादों के लीडर भारतीय जनता पार्टी पैदा कर ले, उससे 1% भी फायदा नहीं होने वाला है। निषाद की जितनी भी जातियां हैं, जितने भी वर्ग, जितनी भी उपजाति के लोग हैं, सारे लोग अंदर से पीड़ित हैं और आंदोलित हैं कि इस बार जैसे हम कांग्रेस, सपा, बसपा को मजा चखाते रहे, इस बार अब शुरुआत हमारी होगी 2022 से लेकर 22-24, इस तरह से हमारी अब शुरुआत होगी। हम भारतीय जनता पार्टी का राम नाम सत्य करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आज फिर आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि यदि दोबारा में सत्ता आना चाहते हैं, दोबारा चाह रहे हैं कि हम सत्ता में आ जाएं, तो तत्काल जल्द से जल्द आरक्षण दे दीजिए, वरना आप जाने आपका काम जाने। धन्यवाद।